तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1174 एब्सोल्युटली एक हाइप चैप्टर था। ये चैप्टर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया यार। और मैं बता रहा हूँ जब हम लोग मतलब ब्रेक से वापस आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर के बाद ओडा ब्रेक पे जा रहा है। ओडा ने ऑलरेडी हमको 3 कंसेक्यूटिव चैप्टर्स दे दिया है। तो ओडा के ब्रेक के बाद जो वन पीस मांगा चैप्टर 1175 रहेगा, मैं बता रहा हूँ दैट इज गोइंग टू बी इवन क्रेजियर देन दिस चैप्टर मैन। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और हाईली एंटिसिपेट कर रहा हूँ वन पीस के नेक्स्ट चैप्टर को। ये चैप्टर का टाइटल है द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये चैप्टर के कवर पेज पे हमको हमारा भाई रॉजर दिखाई दे रहा है। रॉजर ने एक ट्रायरानोसॉरस को पपी की तरह टेम कर लिया है और उसको वो खाना खिला रहा है। यहाँ पर ओडा नीड्स टू चिल विद दिस टाइटल्स मैन। लाइक मुझे पता नहीं स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर इन द वर्ल्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट गाय इन द वर्ल्ड। आई डोंट नो हाउ मेनी स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन आर गोइंग टू पॉप अप इन दिस एंटायर सीरीज मैन। अब ये जो टाइटल है वो एग्जैक्टली लोकी को रिफर कर रहा है, लूफी को रिफर कर रहा है, मुझको पता नहीं है। मे बी ये दोनों लोगों को रिफर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों लोग इनसेन है। ये चैप्टर का शुरुआत होता है जिस तरीके से प्रीवियस चैप्टर खत्म हुआ था। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था फाइनल पैनल्स में हमने देखा था कि किस तरीके से सैंड सॉमर्स ने जो निका मॉन्स्टर था, क्योंकि वो निका मॉन्स्टर उसके ऊपर गिरने वाला था, इस वजह से एक क्लब को लेके उस निका मॉन्स्टर को उसने अटैक किया था उस निका मॉन्स्टर के ऊपर। और वो निका मॉन्स्टर जाके शिप के ऊपर गिर गया था, ट्रांसपोर्ट वेसल के ऊपर गिर गया था। जो मतलब उन लोग यही ट्रांसपोर्ट वेसल को यूज करने वाले थे बच्चों को यहाँ पर से किडनैप करके लेके जाने के लिए। तो सेंट सोमर्स ने अपने प्लान के ऊपर पानी डाल दिया था और वो बहुत ज्यादा ही शॉक में था, बहुत ज्यादा घबराया हुआ हमको दिखाई दे रहा था प्रीवियस चैप्टर में। तो ये चैप्टर उसी तरीके से शुरुआत होता है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बच्चे मार्च कर रहे हैं हार्बर की तरफ और हार्बर बहुत ज्यादा ही करीब है। बच्चों के पेरेंट्स बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं बच्चों को रोकने के लिए, पर हमको पता है कि उनको का एरो काबिलिटी है, इस वजह से उन लोग रोक नहीं पा रहे हैं बच्चों को। अब यहाँ पर जो एक और क्रेजी सिचुएशन क्रिएट हो गया है वो ये है कि क्योंकि यहाँ पर सेंट सोमर्स ने उस निका मॉन्स्टर को शिप के ऊपर गिराया था, इस वजह से वहां पर एक स्मॉल क्रेटर काइंड ऑफ क्रिएट हो चुका है उस पूरे सी क्लाउड में, जिसके वजह से अगर बच्चे मतलब ऐसे ही मार्च करते जाएंगे तो उन लोग एकदम नीचे गिर जाएंगे, सन रैम से सीधा हेड रैम में गिर जाएंगे उन लोग। तो अब ये सिचुएशन और भी ज्यादा डायर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अब बच्चों के किडनैप करने का बात नहीं है, बच्चों का जान एक्चुअल में खतरे में है कि उनका डेथ होने वाला है यहाँ पर अगर उन लोग ऐसे ही मार्च करते गए तो। सेंट सोमस इनिशियली यहाँ पर पैनिक में था, वो गुनको को बोलने की कोशिश करता है कि वो अपने एरो की एबिलिटी को रोके ताकि बच्चे बेसिकली रुक जाए यहाँ पर उसको याद आता है कि ग्रेट वन ईमू ने बेसिकली पोजेशन लिया है गुनको की बॉडी के ऊपर। तो मतलब टेक्निकली वो बोल रहा था यहाँ पर कि ईमू रिस्पॉन्सिबल है इन सब सारी चीजों को लेके। पर इवेंचुअली यहाँ पर सेंट सोमस कंक्लूजन पे आता है कि अगर ये बच्चों का डेथ होता है तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि और भी कई सारे बच्चे हैं एल्बेफ में जिनको वो बेसिकली किडनैप करके लेके जा सकता है। तो यहाँ पर सेंट सोमस बहुत ज्यादा हंस रहा था, उसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा था सब सारे पेरेंट्स को देख के कि पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं बहुत ज्यादा अपने बच्चों को रोकने के लिए। तो वो अनाउंसमेंट करता है सब सारे पेरेंट्स को और बच्चों को किस तरीके से अभी ये सिर्फ प्लान नहीं है उनको किडनैप करने का, अभी प्लान चेंज हो गया है। अभी अगर उन लोग इसी तरीके से मार्च करते गए तो उन लोग उस पूरे जो क्रेटर क्रिएट हुआ है सी क्लाउड में वहां पर से उन लोग गिर के उनका मौत हो जाएगा। तो ये बातों को सुन के बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक मोड में आ जाते हैं, बच्चे थोड़ा अपने फ्लैशबैक में जाते हैं। उन लोग सोचते हैं कि क्या हम लोगों को पनिशमेंट मिल रहा है क्योंकि हम लोग अच्छे बच्चे नहीं बने, या हम लोगों ने अच्छे से बिहेव नहीं किया था, इस वजह से हमको यहाँ पर इसके जरिए से काइंड ऑफ पनिशमेंट मिल रहा है। हम देख रहे थे उन्हें छोटे छोटे मोनोलॉग्स पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो बहुत ज्यादा कूल था। बच्चों का जो लाइन था वो बेसिकली अभी एज के पास पहुंच चुका था और जो सबसे फ्रंट पे था वो था कलोन, और वो मतलब हार्बर के एज से नीचे गिरने ही वाला था। तभी हम देखते हैं कि रिप्ली आके उसको हक करती है और यहाँ पर हमको बहुत ज्यादा एक कूल मोमेंट मिलता है यार। रिप्ली जैसे हक करती है कलोन को और वो बोलती है कि अगर मेरे को तेरे साथ मरना पड़ेगा तो मेरे को स्वीकार है, मैं तेरे साथ बेसिकली यहाँ पर मरने के लिए तैयार हूँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसी तरीके से जिस तरीके से रिप्ली ने काइंड ऑफ हक किया था कलोन को, उसी तरीके से हम देखते हैं कि जो कोई भी बच्चे लैंड में है उनके सब सारे पेरेंट्स आके उनको हक करते हैं और उन लोग सब सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ मरने के लिए तैयार थे। हमको बहुत सारे यहाँ पर कूल मोमेंट्स दिखाई देता है, हमको यहाँ पर रोड दिखाई देता है अपने सिस्टर को प्रोटेक्ट करते हुए, मिस एंजी जोहाना को प्रोटेक्ट करते हुए हमको दिखाई देती है यहाँ पर इस पूरे सिचुएशन में। और जो बच्चा था जिसका नाम था बेंट, जो बहुत ज्यादा डरता था अपने माँ से और उसके माँ का नाइटमेयर काइंड ऑफ ज़ैपलिन ने क्रिएट किया था, तो बेंट की भी माँ आके हक करती है ये सब सारे बच्चों को। और हम देखते हैं कि जब पेरेंट्स आके हक करते हैं बच्चों को, क्योंकि हमको याद रखना चाहिए कि बच्चों के इर्द गिर्द हमारे भाई सेंट सोमर्स ने वो थॉर्न्स का एबिलिटी यूज करके, थॉर्न्स का डेविल फ्रूट का एबिलिटी यूज करके उनके इर्द गिर्द वो रैप अप किया है ताकि कोई उनको अप्रोच ना कर पाए। तो पेरेंट्स जब हक कर रहे हैं सब सारे बच्चों को तो उनके मतलब हमको बॉडी में से वो थॉर्न्स पियर्स थ्रू होते हुए दिखाई दे रहा था, बहुत ज्यादा
पेनफुली ब्यूटीफुल मोमेंट था ये देखने के लिए, इमोशनल मोमेंट था ये। पर जैसे ही सब सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को हक करने लगते हैं वन बाय वन, सब सारे लोग सपोर्ट करने लगते हैं अपने बच्चों को, तो हम देखते हैं कि जो उनका डर था, जो काइंड ऑफ बच्चों का डर था, वो थोड़ा कम होते हुए हमको दिखाई देता है क्योंकि उनके पेरेंट्स उनके साथ है। तो हम इवेंचुअली देखते हैं कि बच्चे और पेरेंट्स सब सारे लोग, जो सी क्लाउड में क्रेटर क्रिएट हुआ है उसमें से उन लोग सब सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं, सन रैल्म से हेल रैल्म की तरफ उन लोग नीचे गिरने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि लोकी और लूफी दोनों लोग राइज करते हुए दिखाई दे रहे थे हमको, मतलब उन लोग हेल रैल्म से सन रैल्म के ऊपर आ रहे थे, मतलब उन लोग ऊपर आ रहे थे सन रैल्म में। तभी उन लोग नोटिस करते हैं कि ये बच्चे नीचे गिर रहे थे। तो इवेंचुअली हमारा भाई लूफी उसके गियर 5th फॉर्म में वो अपना बलून यूज करता है, काइंड ऑफ एक कुशन यूज करता है या कुशन की तरह काम करता है ये सब सारे बच्चों और पेरेंट्स को लैंड करने के लिए उसके ऊपर। तो लूफी और लोकी ने एट द एंड ऑफ द डे ये बच्चों को और उनके माता पिता को बचाया है। हम यहाँ पर देख रहे थे कि लोकी उतना खुश नहीं था कि सब सारे लोग या लूफी उसके सिर के ऊपर राइड कर रहा है। वो बोल रहा था कि जैसे ही हम लोग मतलब सन रैल में पहुंचेंगे तो सब सारे लोग मेरे सिर पर से उतर जाना तुम लोग। और वो बोल रहा था किस तरीके से मैं डिस्ट्रॉयर हूँ इस पूरे दुनिया का और मैं ही इन सब सारे एनिमीज को खत्म करूंगा। तो वो काइंड ऑफ टिपिकल हमारे भाई लोकी का टॉक हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा था। ये चैप्टर का एंडिंग सेक्शन एब्सोल्यूट हाइप कैस मोमेंट था मेरे भाई। यहाँ पर जैसे जैसे लोकी और लूफी असेंड कर रहे थे हेल रैल्म से सन रैल्म में, वैसे ही हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज होने लगता है, यहाँ पर स्नो होने लगता है, बर्फ गिरने लगता है, बादल गरजने लगते हैं। यहाँ पर हमको थंडर्स दिखाई दे रहा था, थंडर्स गिर रहा था सन रैल्म पे। हमको दिखाई दे रहा था कि जो लैंडस्केप है पूरे सन रैल्म का वो बेसिकली तहस नहस हो रहा था, वो रीअरेंज होते जा रहा था किसी न किसी वजह से। जो सब सारे नाइटमेयर मॉन्स्टर्स जेपलिन ने क्रिएट किए थे उन लोग भी काइंड ऑफ रेज में थे, उनके ऊपर भी थंडर गिर रहा था, ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर अटैक चल रहा है यहाँ पर जो यहाँ पर जारुल या यारुल, जो कुछ भी जिस किसी भी तरीके से तुम लोग उसको प्रोनाउंस करते हो, यहाँ पर जो एल्डर जारुल था वो मतलब जो हाइप कर रहा था लोकी और लूफी को, वो इंसेन था मेरे भाई। पर्टिकुलरली हम लोग बोल सकते हैं कि लूफी को कर रहा था, मेरे को लगता है कि दोनों लोगों को कर रहा था। वो यहाँ पर एक एल्बेफ के फेबल के बारे में बताता है कि यहाँ उसने मतलब ऐसा एक दिन सुना था, उसने अपने फेबल में एक दिन सुना था, उसने एक स्टोरी सुना था जहाँ पर वो बताता है कि किस तरीके से एक मतलब एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर बादल गरजेंगे, बर्फ गिरेगा और एक बीस्ट अपीयर होगा आउट ऑफ द ब्लू स्काई। ये होने के बाद ड्रम ऑफ लिबरेशन बूम आउट होगा, ड्रम ऑफ लिबरेशन सुनाई देगा और सन गॉड राइज करेगा। मेरे भाई जैसे ही ये जारुल बोलता है वैसे ही हमको हमारा भाई लूफी और लोकी दोनों लोग दिखाई देते हैं। लोकी यहाँ पर हमको एब्सोल्युटली मेगालिथिक ह्यूमंगस ड्रैगन दिखाई दे रहा है। वो मतलब मॉन्स्ट्रस है, बहुत मैसिव है। हमको पता था कि लोकी बहुत ज्यादा मैसिव है बट दिस इज लाइक सो मैसिव दैट ओडा कुड नॉट फिट हिम इन द फकिंग पैनल ब्रो, यू कैन लिटरली सी दैट। तो लोकी ब्लैक ड्रैगन है, बहुत ही बड़ा मैसिव ब्लैक ड्रैगन है। हमको वो सन रैल्म में एंट्री मारते हुए दिखाई दे रहा था और लूफी अपने गियर 5th में वो क्लासिक आइकॉनिक निका पोज में दिखाई दे रहा था, अपने माथे के ऊपर या अपने आंखों के ऊपर हाथ रखते हुए। अब यहाँ पर ये चैप्टर में क्वाइट इंटरेस्टिंगली ओडा ने हमको लोकी का मतलब जोवन फॉर्म तो दिखा दिया है कि लोकी मैसिव ब्लैक ड्रैगन है, पर उसके डेविल फ्रूट के नाम को यहाँ पर ओडा ने रिवील नहीं किया है, जो क्वाइट इंटरेस्टिंग था। ऑब्वियसली ओडा नेक्स्ट चैप्टर में वो करने ही वाला है, बट यहाँ पर यहाँ पर हमको नाम नहीं पता है कि लोकी ने कौन सा डेविल फ्रूट कंज्यूम किया था। हमको पता है कि डेविल फ्रूट क्या था पर उसका नाम हमको पता नहीं है। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर हमको आगे चलते हुए पता चलता है कि लोकी एक एंशिएंट वेपन है तो मैं मतलब सरप्राइज नहीं रहूंगा। लोकी का जो डेविल फ्रूट है वो बेसिकली एक एंशिएंट वेपन है, मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा मेरे भाई, क्योंकि हमको याद रखना चाहिए कि ज़बेक बेसिकली इसी डेविल फ्रूट के पीछे था और वो बोल रहा था कि ये डेविल फ्रूट अवेकन होता है एंशिएंट लिनिएज के बंदे ने, अगर वो एक बंदा कंज्यूम करता है तो वो ही मतलब अवेकन कर सकता है ये डेविल फ्रूट को। तो ये काइंड ऑफ हेरिडेटरी है, तो वो हमको एस्पेक्ट दिखाई देता है इसका अवेकनिंग को लेके। और हमको पता है कि यूरेनस जो फाइनल एंशिएंट वेपन है वो काइंड ऑफ गवर्न करता है स्काइज को। हमने पता है हम लोगों ने मतलब जब मदर फ्लेम्स को देखा था तो हमने सोचा था कि मे बी मदर फ्लेम्स बेसिकली एंशिएंट वेपन है, वो अभी तक केस हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी तक केस नहीं है, बट डेफिनेटली यूरेनस को लेके हमको ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो वो एक बहुत ज्यादा एक कूल बात रहेगा अगर लोकी सच में लोकी ने डेविल फ्रूट कंज्यूम किया है वो सच में एंशिएंट वेपन है। क्योंकि तू देख पा रहा है यार लोकी का साइज तू देख रहा है, मतलब वो मतलब कंट्रीज में जाके कंट्रीज को लेवल कर सकता है, लाइक सिंगल हैंडेड
स्पीडली वो कंट्रीज को लेवल कर सकता है अपने जोन सिर्फ बेस फॉर्म में। अगर हाइब्रिड फॉर्म तो छोड़ ही दे मेरे भाई, और हमको पता है कि जोन का अवेकनिंग क्या है, किस तरीके से उनका स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है। तो मतलब दिस गाय हैज बिकम एन एब्सोल्युटली फकिंग मॉन्स्टर ब्रो। मैं बता रहा हूँ लोकी खतरनाक बंदा, और ये किंग लोकी है, ठीक है, ये मतलब प्रिंस नहीं, अभी ये किंग है। वो जो स्थान है, वो जो वो कुर्सी है, वो मतलब खाली है। लोकी को वहां पर जाके बैठना है, गवर्न करना है पूरे एल्बेफ को। और ये एक बहुत ही कूल अपॉर्चुनिटी है लोकी के रिडेम्पशन के लिए, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता है लोकी के सच्चाई के बारे में। जारुल ने ऑलरेडी लोकी के बारे में बताया था सब सारे लोगों को। तो लोकी को जब देखेंगे, सब सारे जायंट्स देखेंगे लोकी को ईमू स्लैश गुनको को हराते हुए, या ये इंट्रूडर्स को हराते हुए, तो ऑब्वियसली और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ेगा लोकी के ऊपर। तो लोकी के लिए यहाँ पर मेरे हिसाब से स्टेज सेट है मेरे भाई। और हमको पता है कि किस तरीके से ईमू ने होली नाइट बनाया था हेरल्ड को, किंग हेरल्ड को, और जब हमारे भाई लोकी ने किंग हेरल्ड को हरा दिया था, और ईमू को पता चलता है कि एक ऐसा इंडिविजुअल है जो किंग हेरल्ड को हरा सकता है, तो वो काइंड ऑफ बैक ऑफ हो गया था। तो यहाँ पर ईमू देख पाएगा कि किसने हराया था किंग हेरल्ड को। लूफी का सन गॉड निका फॉर्म भी बहुत ज्यादा हाइप था, जो जारुल बेसिकली एल्डर, जो जारुल बेसिकली यहाँ पर हाइप अप कर रहा था, वो क्रेजी था। एल्बेफ के लोग देखेंगे निका फॉर्म को, उनका रिएक्शन क्या रहेगा। ये चैप्टर का लोर मेरे भाई नेक्स्ट लेवल पे है। और मैं बता रहा हूँ अभी यहाँ पर लोकी और लूफी ने अपना इन्वॉल्वमेंट कर दिया है सन रेल्म में। तो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो ईमू स्लैश गुनको और उनके मिनियंस है, उनके होली नाइट्स है, वो उतना मेरे को थ्रेट नहीं लग रहे हैं यार। अभी मुझे पता नहीं है कि क्या यहाँ पर शैमरॉक का इन्वॉल्वमेंट होगा, या मतलब कोई यहाँ पर 5 एल्डर्स में से बंदा आएगा, मुझको पता नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि शैमरॉक का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। वो अगर होता है तो थोड़ा ये पूरे सिचुएशन को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा। पर जब हम लोग करंट सिचुएशन को देखते हैं, ईमू स्लैश गुनको और उनके मिनियंस काफी अंडरवेलमिंग लग रहे हैं मेरे को, ठीक है। तो वो मतलब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि ओडा कैसे मैनेज करता है ये सब सारी चीजों को। अब मैं यहाँ पर जो और एक एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहता था ये चैप्टर को लेके, वो है सेंट सोमस के बारे में यार। लाइक दिस गाय वाज एक्चुअली हैविंग एन ऑर्गेजम लुकिंग एट चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स मिजरी। ये बंदा सच में इसको ऑर्गेजम हो रहा था यार। मैं बता रहा हूँ तेरे को, जिस तरीके से एक्सप्रेशन कर रहा था, जिस तरीके से इसको बहुत ज्यादा थ्रिल महसूस हो रहा था, बहुत ज्यादा मजे आ रहे थे इसको बच्चों को और उनके पेरेंट्स को रोता हुआ देख के, प्लीड करता हुआ देख के, गिरता हुआ देख के। ये मतलब नेक्स्ट लेवल पे था। लाइक मेरे को ये कैरेक्टर मतलब स्टार्ट से उतना पसंद नहीं था। ये मतलब ये चैप्टर में तो और भी पसंद नहीं था इसका पोर्ट्रेयल इस पूरे चैप्टर में। पर मैं यहाँ पर एक बात जरूर बोलूंगा कि ओडा बहुत केयरफुली सांजी और सेंट सोमस के बीच में बैटल को काइंड ऑफ सेटअप कर रहा था ये चैप्टर में। हमको पता है कि जो सेंट सोमस का थॉर्न्स का एबिलिटी और सेंट सोमस के कैरेक्टर में एक ट्विस्टेड लव का एस्पेक्ट आता है, जहां पर वो काइंड ऑफ मिजरी और एक तरीके से उसका बीडीएसएम वर्जन है यार लव को लेके। मुझको पता नहीं क्या है उसका लव, बट ही हैज अ वेरी ट्विस्टेड सेंस ऑफ लव। और उसके डेविल फ्रूट भी काइंड ऑफ वो कॉम्प्लीमेंट करता है उसके पर्सनैलिटी को, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो सांजी मतलब परफेक्ट मैचअप है यार इस बंदे को लेके। हमको पता है कि गबान ने सेंट सोमस को कट किया था डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में, और गबान बोल रहा था कि किस तरीके से कॉन्करस हाकी को कोट करके अटैक करने के बाद सक्सेशन में ये बंदे मतलब रीजनरेट नहीं कर पाते हैं उतने हद तक। और हमको पता है कि सांजी के कैरेक्टर को लेके एक कॉन्करस हाकी का एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व है। लोग बात कर रहे हैं कि क्या सांजी को कॉन्करस हाकी मिलेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर ही सांजी को कॉन्करस हाकी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यही आंख है, मतलब सांजी को ये आंख में कॉन्करस हाकी ओड़ा देना ही चाहिए, और ये सेंट सोमस के अगेंस्ट ही होना चाहिए। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सांजी के पास मतलब ऐसा कॉन्करस हाकी इन सेंस कि लूफी के पास कॉन्करस हाकी है, वो अपना विल इंपोज करता है, लोग सब सारे गिर जाते हैं। वो एक टिपिकल बात है कॉन्करस हाकी को लेके। पर हम लोगों ने जोरो के कॉन्करस हाकी के साथ देखा है कि हाँ कई सारे लोग इर्द गिर्द नीचे गिर जाते हैं, पर जोरो के कॉन्करस हाकी में एक तरीके का इंटिमिडेशन का एस्पेक्ट है, जहां पर वो लोगों को इतना इंटिमिडेट कर देता है कि लोग हिल नहीं पाते हैं। हमने देखा है कि शैंक्स किस तरीके से अपने हाकी के जरिए से एडमिरल को वो बेसिकली सबड्यू कर पाया था सिर्फ अपने वाईफाई हाकी के जरिए से। तो मैं जो यहाँ पर बोलना चाहता हूँ वो ये है कि सांजी को कॉन्करस हाकी जरूर मिलेगा ये पूरे आर्क में, पर मैं बोल रहा हूँ कि उसका एक खुद का वर्जन रहेगा कॉन्करस हाकी का, इन सेंस कि दैट इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ कॉन्करस हाकी, कि जिस तरीके से सांजी काइंड ऑफ पोर्ट्रे करेगा कॉन्करस हाकी, मेरे को लगता है कि वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा लूफी और जोरो से। अब वो कैसे होगा मुझको पता नहीं है, बट इट आई एम रियली एक्साइटेड टू सी व्हाट ओडा इज गोइंग टू डू विद सांजी's कॉन्करस हाकी, हाउ इट इज गोइंग टू मेल्ट्स इनटू इट्स कैरेक्टर, इफ एट ऑल इट मेल्ट्स इनटू इट्स कैरेक्टर, राइट। देखेंगे यार कि कैसा सांजी को कॉन्करस
के रहेगा, पर जरूर मेरे दिमाग में तो जरूर मैं बोलूंगा कि उसको मिलेगा कॉन्करेस आके। अब यहाँ पर और एक जो इंटरेस्टिंग बात है इस पूरे चैप्टर को लेके कि हमको यहाँ पर ब्रूक दिखाई नहीं दिया है इस पूरे चैप्टर में। प्रीवियसली हमको चैप्टर में दिखाई दे रहा था किस तरीके से कुनको और ब्रूक का डायनेमिक था, प्रिंसेस शूरी और वो सब सारी चीज हमको पता चल रहा था। तो वो वहां पर क्या मतलब वो पूरा कैरेक्टर नैरेटिव कहाँ पर एंड अप होने वाला है वो भी देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। पर तुम्हारा ओपिनियन क्या है यार इन सब सारी चीजों को लेके? तुम कैसे महसूस करते हो लोकी के ब्लैक ड्रैगन फॉर्म को देख के, लूफी के एंट्री को देख के? तुम्हारा ओपिनियन क्या है मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तुम मुझे याद रखे, वी आर पी, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।